हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं 12th के टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है, अगर आप भी चाहते हैं कि कम समय में अच्छी तैयारी कर ले, तो दोस्तों आपको यह वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर के और नए नए जिसके पूछने की संभावना ज़्यादा है, उन सभी क्वेश्चन को इसमें कवर किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का पहला सवाल ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष संस्थापक यही हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं प्रजातंत्र तो अमेरिका में है नहीं, भारत में है नहीं, स्विट्जरलैंड नेपाल में है नहीं, अमेरिका में है नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। प्रजातंत्र का मतलब वो होता है जहाँ पर राजा शासन करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्विट्जरलैंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हैदराबाद नहीं मान रहा था भारत में मिलने के लिए, तो उसे बलपूर्वक सैनिकों के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा उसे मिलाया गया था। ठीक है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, सभी राष्ट्र को जोड़ने का। ठीक है, इसीलिए एकता का प्रतीक की मूर्ति के रूप से उसे नर्मदा नदी के उस साइड में, मतलब स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से, मतलब उसका मूर्ति लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलपूर्वक द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था। अब दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या किस संगठन ने किया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मुस्लिम लीग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारे सामने अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दोहरी नागरिकता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। लेकिन वहीं अगर बात करें अमेरिका में, तो वहाँ पे क्या है, अगर आप जिस देश में रहते हो वहाँ की भी नागरिकता होनी चाहिए, और जिस देश के अगर किसी राज्य में रहते तो राज्य की भी नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन हमारे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किससे अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सौराष्ट्र जो है ये गुजरात का अंग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। बजट में आय के बारे में बात किया गया और व्यय यानी कि आने वाले इनकम, खर्च होने वाले इनकम, दोनों के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को अगर इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक लाइक नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह के और भी वीडियोस को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि दोस्तों लाइक नहीं मिलने से डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, अगर कैसा लगेगा, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आपके एग्जाम में कम नंबर आ जाएगा तो आपको कितना बुरा लगेगा। उसी तरह से हम जैसे 2 से 3 घंटा लगता है इस वीडियो को बनाने में, अगर लाइक नहीं मिलेगा तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा ना भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे और एक प्यारा सा लाइक जरूर करेंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष कितना होता है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि वित्त मंत्री या वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि माउंटबेटन योजना का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है। तो माउंटबेटन योजना का संबंध किससे है दोस्तों, ये भारत विभाजन से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत विभाजन। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों से संतुष्ट होंगे।
अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि माउंटबेटन योजना कब बना था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि माउंटबेटन योजना किस लिए बना था, इसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम कवर कर लिए हैं। तो ये कब बना था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 जून 1947 को बना था, ठीक है। और माउंटबेटन योजना का तहत ही भारत पाकिस्तान से अलग हो पाया। द्विराष्ट्र का मतलब स्वीकृत वही किया था द्विराष्ट्र को। द्विराष्ट्र को लाया किसने था, प्रतिपादन किसने किया था, मुस्लिम लीग ने, ठीक है। और इसको मतलब इसको स्वीकार किसने किया था, माउंटबेटन ने, ठीक है। जनरल गवर्नर उस समय का मतलब माउंटबेटन हुआ करता था, उसने इसको स्वीकार कर लिया। अब ये कब बना था, कब बनाया गया था, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना बनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को समझ रहे होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने राइट बोला था कि कि पाकिस्तान बना था। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो भारत तो पहले से ही था लेकिन उसमें से अलग होकर पाकिस्तान बना था द्विराष्ट्र सिद्धांत पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण की मांग यानी कि पाकिस्तान भी एक देश होना चाहिए, हम लोग को अलग देश चाहिए, ये मुस्लिम लीग की तरफ से ये मतलब आवाज उठाई गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पाकिस्तान निर्माण की मांग कब हुई थी, तो 1940 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940, ठीक है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई थी। दोस्तों अभी मैंने बताया था 1940 ईस्वी में हुआ था। और कौन सा अधिवेशन, अगर अधिवेशन पूछेगा तो लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, पहले कांग्रेस में समय समय पर बैठकें हुआ करती थी, महासभा हुआ करती थी। तो लाहौर में एक बार अधिवेशन हुआ था 1940 ईस्वी में, तो उसी में पाकिस्तान नामक देश की मांग की गई थी, ठीक है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था। दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29 दिसंबर 1953 को इसका बना था राज्यों का पुनर्गठन आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों जिस समय मेरा देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हो गया था, उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उस समय का प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि भारत का हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 1948 में ये विलय हुआ था और बलपूर्वक किया गया था। इससे पिछले वाले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यह वीडियो क्यों देखना है, आप अपने में सवाल कर सकते हैं कि क्यों देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं और साथ ही साथ इस वीडियो में आने वाले जो और भी क्वेश्चन है जिसकी पूछने की संभावना ज्यादा है, उन सभी क्वेश्चन को कवर किए हैं, इसीलिए आपको यह वीडियो देखना है। और साथ में आपको यह जानकारी भी होना चाहिए कि आप लोग जो एग्जाम देते हैं वो टोटल 500 नंबर का एग्जाम देते हैं। कितने नंबर का एग्जाम देते हैं, 500 नंबर का एग्जाम देते हैं, जिसमें से कि आपको बोर्ड द्वारा टोटल 250 नंबर का ऑब्जेक्टिव का ही आंसर देना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ के ही अच्छे खासे नंबर ले आ सकते हैं। और दोस्तों साथ ही आपको यह भी बता दूं कि हम हमारे इस चैनल पर सभी विषय का ऑब्जेक्टिव अपलोड किया जाता है और वो भी चैप्टर वाइज किया जाता है। कि आप ही समझो अगर चैप्टर वाइज प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का कर लो आप, तो आपका तो 250 में से 200 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। बाकी सब्जेक्टिव में 250 नंबर बचा, तो उसमें से अगर आप कुछ भी लिख दोगे ना, कुछ भी, तो काट छाट के मतलब 100 नंबर तो आ ही जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप फर्स्ट डिवीजन के लायक हो जाओगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं भी पढ़े हो तब, अगर पढ़े हो तो आप इस वीडियो को प्रैक्टिस के तौर पर देख सकते हैं और ये कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर हुआ था, कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझते होंगे और इस वीडियो में अभी तक बने होंगे और आगे भी बने होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। दोस्तों किस रियासत, अब दोस्तों आप लोग ये जानिए कि रियासत क्या होता है। तो दोस्तों जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय राज्य नहीं हुआ करता था, उस समय रियासत हुआ करती थी, ठीक है। तो हमारे ब्रिटिश शासन में कुल 564 रियासत हुआ करती थी, 64-65 के आसपास रियासत हुआ करती थी। तो उसमें से एक रियासत कौन सा था ऐसा जहाँ के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पर एक राजा शासन करते थे, राणा रणजीत सिंह ऐसे कुछ नाम था उसका, तो उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा इसका। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पे हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता के कारण, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों स्वायत्तता क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर को, इसीलिए जम्मू कश्मीर जो है भारतीय संघ में इसका विलय हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी चीजों को समझते होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा किसके तहत प्रदान किया गया था। आपको दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा आर्टिकल कितने के तहत, ये बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, कितने के तहत मिला गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे ताकि हम भी देख पाए कि आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी है या फिर अच्छी खासी है या फिर बिल्कुल नहीं है, हम भी देखना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था। तो दोस्तों सबसे पहले जो राज्य का बंटवारा हो रहा था, राज्य को बांटना शुरू किया, तो सबसे पहले किस आधार पर बांटा गया, भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर क्यों बांटा गया, क्योंकि जहां तमिल के लोग रहते थे, तमिल बोलते थे, उसको तमिलनाडु कहा गया, ठीक है। जहां पर ओडिया मतलब ओडिया भाषा बोला जाता था, ओडिया, वहां पे उड़ीसा कहा गया, ठीक है। जहाँ पे मतलब कुचिपुड़ी बोला जाता था, वहां पे उसको आंध्र प्रदेश कहा गया। तो इस तरह से भाषा के आधार पर सबसे पहले बांटा गया। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो दोस्तों हम सब जानते हैं पहला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य कब बनाया गया, ठीक है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। और ये कब बना था, अगर ये आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कब बना था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953 ईस्वी में बना था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो दोस्तों प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, ये बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1857 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों हम सब जानते हैं आज जो पाकिस्तान हमसे अलग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मुस्लिम लीग की है, क्योंकि इन्होंने ही द्विराष्ट्र का मतलब प्रतिपादन किया था और माउंटबेटन ने मतलब उसको स्वीकार किया था। तो मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान को भारत से अलग किया था, ठीक है। अब दोस्तों ये इसकी स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, ये दोस्तों संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1906 ईस्वी में हुई। तो 1906 ईस्वी का यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझते होंगे। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बोलो या संघ शासित प्रदेश बोलो, दोनों एक ही बात होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने 1 2 3 4 के 4 ऑप्शन है। आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। राज तो हम सभी जानते हैं कि राज कितने हैं, 28 राज्य है, ठीक है। कितने राज्य होते हैं, 28 राज्य होते हैं भारत में, 28 राज्य है। अब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, संघ शासित प्रदेश कितने हैं, आपको इसका आंसर क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको इसका आंसर होता है कि नहीं होता, आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो में अभी तक बने होंगे और आप लोग ये भी कमेंट करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता था।
ठीक है। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मैकमोहन रेखा अगर पूछ दे किस देश, भारत और किसके देश के बीच में दिया गया है, तो दोस्तों हम अगर ये पूछ दे, देश के बारे में पूछ दे, तो वो क्या होगा, वो चीन होगा। कौन होगा, चीन। यानी कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया। ठीक है। अब दोस्तों अगर पूछ दे कि कहाँ है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है। ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफार खान को। और दोस्तों साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि प्रथम विदेशी जिसको भारत रत्न मिला है, तो खान अब्दुल गफार खान ही है जिसको भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है। तो भारत रत्न प्रथम विदेशी ऐसे व्यक्ति थे जो कि पाकिस्तान के थे। ठीक है। तो प्रथम विदेशी इसी तरह से पहले बन गए जिसे भारत रत्न मिला हुआ। अब दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि ब्रिटिश रजवाड़ों में, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी हुआ करती थी। दोस्तों आप सभी को बता दें, रियासत बोलो या रजवाड़ों बोलो, टोटल दोनों बात एक ही हुआ। ठीक है। तो आप सभी को, अगर आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा शुरू में मैंने 564-65 के आसपास बताया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 565 हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने ये है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना था। तो दोस्तों इस तीनों को तीनों राज्य जो है सन 2000 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2000 ईस्वी में बना था। लेकिन सबका डेट अलग है। अगर डेट पूछ जाता है तो उसका आंसर कुछ और होगा। लेकिन दोस्तों डेट बहुत कम ही पूछा जाता है, ईस्वी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो इसीलिए आप लोग झारखंड के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में या फिर उत्तराखंड के बारे में, तीनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2000 ईस्वी में इसका निर्धारण हुआ था। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब दोस्तों अब चलिए आपको एक और चीज जानकारी दे देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अगर इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो को क्या करना पड़ेगा, हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब लाइक मिलेगा तभी हम थोड़ा सा मोटिवेट होंगे अगले वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आने वाली और भी वीडियोस के लिए। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि मतलब हमारे चैनल पर सभी विषयों का, सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम लाते रहते हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो साइंस का कोई भी पेपर हो, चाहे आर्ट्स का कोई भी पेपर हो, सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव हम लाते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वजह से भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की आपकी तैयारी नहीं हुई है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।